या सर। तो डॉक्टर लुकेश, हमको ये बात करना होगी कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो पूर्णतः विषम परिस्थितियां हैं। डू यू एग्री विथ मी? यस यस सर। है ना, मतलब हम जो है ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत और पार्टी पॉलिटिक्स के तहत, पार्टी तंत्र के अंदर हमने प्रजातंत्र को गिरफ्त में ले लिया है और हमारी ये पार्टियां प्राइवेट कंपनियां, पारिवारिक कंपनियां के बतौर पेश आ रही हैं और हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट तो कानून बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, तो जो भी कानून थोपे जा रहे हैं उनमें कोई बहस नहीं हो रही है। तो ये कानून कौन बना रहा है ये भी गहराई से समझने की जरूरत है। जी 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 जी। तो इन हालातों में जहां पार्टी मगरूर हो गई है और उन्हें कोई शर्म हया या लज्जा नहीं है, उन्हें कोई घटिया बात कहने में या घटिया बात थोपने में कोई लज्जा नहीं आ रही है, ऐसे विकट हालातों में हमारा तरीका क्या होना चाहिए? जी जी। आपका क्या विचार है सर? कोई सीमा, हर चीज की कोई सीमा होनी चाहिए। और नहीं, देखिए, सीमा तो कौन तय करेगा? उन्हें तय करना है। वो तो कोई सीमा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो आपके ऊपर उन्होंने अभी किसानों के 3 एक्ट जो है लागू कर दिए थे और लोग बाग ये बात नहीं समझ रहे हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के इशारे पे किए गए थे और इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसके लिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था, राइट? जी जी जी। तो आप जो है, आप तो थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ मिलता, लेकिन आप वर्चुअली फिर से गुलाम हो गए होते, राइट? बिल्कुल। जबकि हमारे पास इस बात के फार्मूले हैं कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना तो बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हैं और आने वाले 4-5 साल में शायद 25 गुना भी बढ़ जाएगी। जी जी। तो ये समृद्धि जो है वो किसानों से जुड़े होना चाहिए और अब एक समय आ गया है कि प्रोडक्ट शुड हैव QR कोड, जिसमें फार्मर की आइडेंटिटी, फार्मर के खेत की आइडेंटिटी, फार्मर के जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी की आइडेंटिटी, क्वालिटी में टेस्ट भी और फिजिकल पैरामीटर दोनों आएंगे और उसके बाद पब्लिक का क्या रिव्यू है उसके आधार पर जो है किसान उसका रेट तय खुद कर सकता है, जो कि 2 MSP से 3 MSP के बीच में रहेगा और जो CFB वॉलेट के तहत खरीदेगा उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट? तो हर कोई जो है ना CFB वॉलेट के माध्यम से खरीद सकता है। तो कंज्यूमर को वही चीज 1.8 MSP से 2.7 MSP में वर्ल्ड क्लास जो है आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो आजकल देखने को भी नहीं मिलते हैं वो भी मिलेंगे, राइट? लेकिन यदि ये इनका चल जाता तो एक बहुत बड़ा जो है नुकसान जो कि नहीं देख पा रहे हैं वो नुकसान होता, ठीक है ना? तो चाहे किसानों ने उसे ना समझा हो, चाहे विरोध का पूरा आधार ना हो, लेकिन उसमें जो छोटे मोटे फायदे दिख रहे थे वो सतही फायदे थे, नुकसान ज्यादा बड़े थे। जैसे देखा जाए तो जो अपन ने डिमोनेटाइजेशन किया उसका बहुत आसानी से हम पूरा लाभ ले सकते थे और जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं उन्हें हम फिक्स कर सकते थे। आप ये बताइए, इस बात को बहुत प्रचारित किया गया है कि जनधन योजना के तहत लगभग सभी लोगों के जो है ना अकाउंट खुल गए थे। डू यू एग्री विथ मी? 18 करोड़ खुले गए थे। नहीं, बहुत ज्यादा। 18 करोड़ तो शायद बचे होंगे, अदरवाइज इट वाज मोर देन जो है 100 करोड़, ठीक है ना? 140 करोड़ की तो हमारे देश की कुल 140 करोड़ की तो पॉपुलेशन है। करेक्ट। और उसमें हाँ, तो उसमें आप जो है 5 का भाग दे दीजिए। 5 आदमी का एक परिवार मान लीजिए। हाँ, तो कितना 28 करोड़ तो कुल लोग टोटल देश में लोग ही हुए। 28 क्यों हुए आपका? परिवार 35 करोड़ परिवार कहलाए, 30 करोड़ परिवार मान लें तो हमारे ख्याल से जो है हम लोग जो है ना 80-90% ऑलरेडी अकाउंट खोल चुके थे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए अदरवाइज भी अकाउंट की जरूरत थी, तो बहुत सारे हम अकाउंट खोल चुके थे और यदि कुछ अकाउंट रह गए थे तो हमारे बैंक और बाकी लोग जाके जो है ना लोगों के घर घर जाके अकाउंट खोल सकते थे और लोग बाग जो है अपने ही अकाउंट में पहली मुश्त में पूरा पैसा जमा कराते
और यदि उनका पैसा किसी कारण से पहली मुश्त में जमा नहीं करा पाए तो वो 2-3 मुश्त में भी जमा करा सकते थे, लेकिन हर बार उनको ये कारण देना पड़ता कि वो पैसा वो पहले क्यों जमा नहीं करा पाए, राइट। अब आप ये देखिए कि पैसा जो है ना अकाउंट में पहुंचता, वो कैसा कहाँ पहुंचा है, हम उसको कहाँ से आया है, इस बात की हम जांच पड़ताल पहले भारी अकाउंट से करते और 2, 4, 10, 15, 20 साल में जो है हम सभी अकाउंटों को खगाल डालते, राइट। तो हम हर वीक जो है ना 2, 4, 5 पापियों को ढूंढ के उन्हें जो है ना सूली पे चढ़ा सकते थे और उसका एक बहुत अनुकूल मैसेज पूरे लोगों में जाता और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था वो सब चीजें हासिल हो जाती, क्योंकि वो चीजें हासिल करने योग्य थी। सर एक्चुअली में है कि हमारे देश में जो कुछ है ना, जैसा आपने बताया कि हम किसी दूसरे के रिमोट पे चल रहे हैं, तो वो रिमोट हम अपने पास वापस ले लें, बात करो, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि वो रिमोट हम वापस कैसे लें। तो आपको क्या लगता है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? सर इसमें वो है, जरूरत है परमेश्वर की, और इसमें पढ़े लिखे लोगों को नहीं लाना चाहिए, और जो सदन में लोग चले आते हैं नहीं, देखो ज्ञान की कमी नहीं है और हमारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा तब कर रहे हैं जबकि उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है, कोई दिशा नहीं दी जा रही है। यदि हम अपनी प्रायोरिटीज अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेसर को, अपनी यूनिवर्सिटी को बता दें, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहा था कि हम इस तारीख को चांद पहुंचना चाहते हैं, तो चांद पहुंच पाए, राइट। लेकिन देयर वाज ए क्लियरिटी इन असाइनिंग ऑब्जेक्टिव। हम वो ऑब्जेक्टिव नहीं असाइन कर रहे हैं, हम बच्चों से कह रहे हैं कि तुम कुछ अच्छा करो। हम उनको बताएं कि साहब दिस इज द प्रॉब्लम एरिया, इसके ये कंटूर हैं, नाउ यू कम आउट विद द सॉल्यूशन एंड द बेस्ट सॉल्यूशन शुड बी डेलिबरेटेड एंड फर्दर मॉडिफाइड टू मेक इट फर्दर बेटर। इट इज जो हैकाथॉन का प्रोजेक्ट है, इसको हैकाथॉन को बहुत फोकस कर सकते हैं और हर एरिया में किया जाए। जो लोग बैठे हुए हैं वो चुपचाप अपनी मर्जी से शासन चल रहे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। उनको अपने हर एरिया में कहाँ कहाँ गैप्स हैं, हाउ वी कैन मेक ए प्रोएक्टिव अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी, अकाउंटेबल सिस्टम। अभी हमारा पूरा सिस्टम लॉर्डशिप पे बेसिस पे है कि लॉर्ड्स नेवर कमिट मिस्टेक, राइट। वो डिसीजन लें तो उनकी मर्जी, डिसीजन ना लें तो उनकी मर्जी, विलंब से डिसीजन लें तब उनकी मर्जी, गलत डिसीजन लें तब उनकी मर्जी, घूस खाकर डिसीजन लें तब उनकी मर्जी। और उनके द्वारा लिए गए इन तमाम गलत निर्णयों के लिए जो हाजिर, उसके लिए आप जो है ना कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते आपकी चप्पल घिस जाएगी, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे बेटे की चप्पल घिस जाएगी, हम उसको निर्णय न्याय नहीं मिलेगा। मतलब आप तो उसको एक आगे ले जा रहे हैं कि हमारी चप्पल तो घिसना है, शायद आगे जनरेशन की भी, 1-2 जनरेशन की भी चप्पल घिस जाए। 500 साल बाद ये राम मंदिर का निर्णय अघोषित तरीके से कराया गया। राम मंदिर का जो निर्णय है वो कितने साल बाद आया? 500 साल बाद। तो इसमें निर्णय कहाँ से आ सकता है? नहीं, लेकिन हम जो है हर निर्णय उच्चतम न्यायालय से क्यों कराना चाहते हैं? जो आपके पहले सरकारों ने, वो भी हमारे द्वारा ही चुनी हुई सरकारें थी, यदि उन्होंने कुछ गलत कानून, गलत निर्णय ले लिए हैं तो हमारे वर्तमान माननीय जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतने डिफेंसिव प्लेयर क्यों बन रहे हैं? देखिए अभी हम जो है ना जो आर्टिकल 35A के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जी। आप बताइए आर्टिकल 35A संविधान में कैसे पैदा हुआ? सर ये आर्टिकल 35 में ये मैंने पढ़ा नहीं है क्या भला? मैं बताता हूँ। आर्टिकल 35A जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक आर्टिकल पैदा किया संविधान में, और वो भी मई 1954 में। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो चुका था, और 26 जनवरी 1950 के बाद जो कुछ भी होना चाहिए वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? 51A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 51A में नहीं, मतलब संविधान में कुछ कर रहे हो तो संविधान का जो 368 है, संविधान का संशोधन, उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जी। तो नेहरू जी ने कन्वीनियंटली, मालूम नहीं किसने बनाया, एक आर्टिकल 35A बनाया, जिससे कश्मीर में जो है जितने भी अन्याय हुए,
संविधान पैदा हुआ, फ्लॉग पैदा हुआ, बल्कि वहाँ के जो है चीफ को पहले प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ये सब जो बदमाशियां हुई वो आर्टिकल 35A से पैदा हुई है, राइट। जी जी। आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पैदा हुआ, राइट। अब यहाँ दूसरा सवाल उठता है कि क्या प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन कोई आर्टिकल संविधान में पैदा कर सकता है क्या? सर जो जनतांत्रिक देश है उसमें तो अगर पार्लियामेंट पास करे तब हो सकता है। करेक्ट। तो जब विषम परिस्थितियां होती हैं और कैबिनेट किसी प्रकरण में यदि कोई कानून जो है इमरजेंसी में बनाना भी चाहती है तो आपको मालूम होगा उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है ना। और ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है दैट इज ओनली 6 मंथ। यदि 6 महीने में उसे पार्लियामेंट में पारित नहीं किया गया तो वो स्वतः लुप्त हो जाएगा, स्वतः लुप्त हो जाएगा या पारित कर ले उसको। वही बात, यदि पारित नहीं होता है तो लुप्त हो जाएगा, राइट। जी जी जी। आर्टिकल 35A तो नोटिफिकेशन से पैदा ही नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान जो है वो संविधान की कोई धारा जो है वो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से नहीं आ सकती है। उसके लिए 368 के जो संशोधन का प्रावधान है वो लागू होता है। जी जी जी, जी तो नेहरू जी ने, प्रेसिडेंट साहब थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे जो है ये नोटिफिकेशन जारी कराने की कोशिश की तो उन्होंने 8 बिंदु लिखे कि साहब इन गड़बड़ियों के कारण ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता है। जिसके जवाब में नेहरू जी ने लिखा कि आपकी सभी आपत्तियां उचित हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इसे जारी करें, बाकी चर्चा हम लोग चाय पे कर लेंगे। जैसे ये घर की खिचड़ी हो, संविधान में कोई धारा जोड़ दी गई है और इस बात को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डेटें टालता रहा है। मैं आपसे पूछता हूं कि हम और आप जैसे साधारण बुद्धि का व्यक्ति ये कह सकता है कि संविधान की व्यवस्था के बिना कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं आ सकता है, तो ये संविधान में ये आर्टिकल 35A हटाने की बजाय इसे असंवैधानिक क्यों घोषित नहीं करना चाहिए था हमें? डिलीट करना चाहिए उसको। नहीं, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनली ब्रॉट इन, राइट। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम उसको पोस्ट फैक्टो जो भी गड़बड़ियां की हैं उनको सबको रिवर्स कर सकते थे। जी सर। क्योंकि वो तो पैदा ही असंवैधानिक तरीके से हुआ, तो वो विलुप्त भी असंवैधानिक तरीके से होना चाहिए था। उसको कायदे से न्यायालय को उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए था। जी। तो हम इतने घटिया एनवायरनमेंट में रहे हैं कि लोगों ने षड्यंत्र करके जो है राष्ट्रगान बना दिया, षड्यंत्र करके जो है सभी अंग्रेजों के नियम यथावत ले लिए, षड्यंत्र करके जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी को जो अकाउंटेबल बनाना चाहिए था उसे अकाउंटेबल नहीं बनाया, उसे लॉर्ड बना दिया। और वो जो भी करे वो उसके लिए, अपनी गलतियों के लिए उसका कोई खामियाजा नहीं है। और हमेशा हम लोग जो है बजट यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, बजट का कितना खर्च कर लिया इसकी बात करते हैं, बजट किस काम के लिए उपयोग किया गया, उससे क्या प्रोडक्टिविटी आई, इस बारे में बात ही नहीं करते। हमने ऐसी व्यवस्था पैदा की है। आपको नहीं लगता है कि अब इसके रिवर्सल का समय आ गया है? जी सर। तो लोकेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी भारत में कोई भी आसुरी शक्तियां ज्यादा बलवती होती थी तो हमारा वैदिक ज्ञान कहता है, हमारा ग्रंथ कहते हैं कि हमारे लोग उस समय जो है वो क्या कहते थे, अंतर्गामी होते थे, राइट। वो बाहर की तरफ नहीं देखते थे, वो अंदर देखते थे और तपस्या करते थे, और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, वरदान और क्या क्या नहीं प्राप्त करते थे हाँ या नहीं? हाँ यस। तो इसका मतलब ये है कि आज की विषम परिस्थितियों में जहां हमें आजादी नहीं मिली, जहां षड्यंत्र पूर्वक पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ, वो भी अंग्रेजों के द्वारा अपने नियम के तहत अपने चुने हुए व्यक्ति को किया, उसने संविधान भी अंग्रेजों की भावना के अनुरूप ही लाया, जिसमें देखिए मैं आपको बताऊं, जिसमें आर्टिकल 333 जैसे आर्टिकल्स हैं,
आपको शायद मालूम होगा आर्टिकल 333 कहता है कि एंग्लो इंडियन की जो है ना 2 सीट रिजर्व होंगी सभी आज भी है। पार्लियामेंट में, और 1 सीट जो है ना वो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होगी। महिला की सीटें आपको ये मालूम है एंग्लो इंडियन क्या है? इनकी एक गणना हुई है तो 216 एंग्लो इंडियन है टोटल, और ये वो लोग हैं अंग्रेजों की औलाद जो बास्टर्ड हैं। ये आप कह लीजिए, मैं थोड़ा सा हल्का सा सीमित भाषा का यूज करूंगा, लेकिन आप जो है सत्य के ज्यादा नजदीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो लेकिन मैं जानबूझ के उस भाषा का यूज नहीं करूंगा। तो इन जो है सो कॉल्ड जो औलादें आप कह रहे हैं, उन औलादों के लिए संविधान में और पार्लियामेंट में बैठने के लिए उनका हित का प्रोटेक्शन करने की बात कौन सोच सकता है? अंग्रेजों के अलावा और कोई सोचेगा? जो उसका बाप होगा वही भी सोचेगा। करेक्ट। तो बाप ने सोचा और हमारे धूर्त लोगों के माध्यम से उसे हमारे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। फिर हमने जो है